गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्केनों का, और अभी तक के अध्ययन में इनका नामकरण, समअवयवता, संरचना की चर्चा कर चुके हैं। लास्ट में हम लोग संरचना का अध्ययन किए थे और आपको याद हो जाना चाहिए कि एल्केनों में कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। इनकी ज्यामितीय आकृति समचतुष्फलकी बंध कोण 109°28। CC बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्राम, CH बंध की लंबाई 1.12 एंगस्ट्राम, CC बंधन ऊर्जा 83 किलो कैलोरी प्रति मोल और CH बंध की बंधन ऊर्जा 99 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। संकरण क्या है? और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पर मिलने वाले 3 प्रकार के संकरण का आपको ज्ञान हुआ। sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पर संकरण का ज्ञान कैसे करते हैं? कार्बन द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों को गिनते हैं। संकरण ज्ञात करते समय एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध को एक ही गिना जाता है, और यदि बंधों की संख्या 2 हो तो sp संकरण, ज्यामिताकृत सरल रेखी बंध कोण 180 अंश, और यदि 3 हो बंधों की संख्या तो ज्यामिताकृत समतल त्रिकोणीय और बंध कोण 120 अंश, और यदि 4 सिग्मा बंध हों तो संकरण sp3, ज्यामिताकृत समचतुष्फलकी और बंध कोण 109°28 रहता है। चलिए आज के अध्ययन में सीखने का प्रयास करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन एल्केन, एल्केनों में संरूपण। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। और आपके पाठ्यक्रम में एथेन का संरूपण है और ये बोर्ड परीक्षा में तो नहीं आएगा, ये 11th का पाठ्यक्रम है, लेकिन होम एग्जामिनेशन में इसके आने की प्रबल संभावना रहेगी। एथेन में संरूपण। प्यारे बच्चों, जो आप वीडियो देखकर समझ रहे हैं, जो PDF से नोट्स बना रहे हैं, ये केवल कॉपी में लिख लेने से काम नहीं चलेगा, ये आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। इन्हें तैयार करते चलें, क्योंकि 11th और 12th का पाठ्यक्रम केवल बोर्ड परीक्षा के लिए अलग है। कंपटीशन परीक्षाओं में संयुक्त पाठ्यक्रम 11th और 12th से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए 11th वाले असावधानी न बरतें कि हमें होम एग्जामिनेशन देना है, बल्कि यह माने कि 11th में जो पाठ्यक्रम है वो कंपटीशन के लिए 60% से अधिक 11th में ही है, 12th में 40% ही है। इसलिए 11th के पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह समझकर तैयार कर लें, जिससे कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता की पूर्ण संभावना रहे। चलिए संरूपण क्या है ये समझाते हैं। आपको जानकारी है कि एल्केनों में कार्बन परमाणु परस्पर एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और एकल सहसंयोजी बंध में स्वतंत्र घूर्णन पाया जाता है। और एल्केनों में एकल सहसंयोजी बंध के स्वतंत्र घूर्णन से कई आकाशीय संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें संरूपी संरचनाएं कहते हैं, और यह घटना संरूपण कहलाती है। फिर से ध्यान दें, एल्केनों में कार्बन परमाणुओं के मध्य विद्यमान एकल सहसंयोजी बंध के स्वतंत्र घूर्णन से उत्पन्न आकाशीय संरचनाओं को संरूपी संरचनाएं कहते हैं, और यह घटना संरूपण कहलाती है। यहाँ समझने का प्रयास करिए। ये एथेन है, C2H6 है एथेन, और एथेन में 2 कार्बन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं, और प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अणु सूत्र इसका है C2H6, और ये इसका संरचना सूत्र है। मध्य में C और C के मध्य जो एकल सहसंयोजी बंध है, इसमें स्वतंत्र घूर्णन पाया जाता है,
जिसके कारण इसकी कई संरचनाएं उत्पन्न होंगी जिन्हें संरूपी संरचनाएं कहेंगे और ये घटना संरूपण कहलाएगी। जब स्वतंत्र घूर्णन के कारण, एकल सहसंयोजी बंध के स्वतंत्र घूर्णन के कारण कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो इसे कहा जाता है ग्रसित संरूपण। एक दूसरे को ढके रहते हैं तो इसे ग्रसित संरूपण कहते हैं। इस स्थिति में बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के सबसे नज़दीक रहते हैं, जिसके कारण इनमें अधिकतम प्रतिकर्षण पाया जाता है, ऊर्जा अधिकतम रहती है और स्थायित्व न्यूनतम रहता है। तो सबसे कम अस्थायी रूप रहेगा एथेन का, सबसे कम अस्थायी रूप रहेगा ग्रसित संरूपण में, ग्रसित रूप में। और ग्रसित रूप तब कहा जाएगा जब एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को ढके रहें, इनके मध्य न्यूनतम दूरी हो। ये कहलाता है क्लिफ्ड या ग्रसित संरूपण। एक दूसरी स्थिति होगी जब कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहेंगे, अधिकतम दूरी पर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, ऊर्जा न्यूनतम होगी और स्थायित्व अधिकतम रहेगा। सामान्य अवस्था में एथेन इसी रूप में पाया जाता है। इसे सांतरित रूप या स्टेज जड़, सांतरित या स्टेज जड़ रूप कहते हैं। और इन दोनों रूपों के बीच, अब इसे ऐसे ऐसे घुमाते रहें तो इन दोनों रूपों के बीच कई संरचनाएं प्राप्त होंगी। दूरी पहले ढके रहेंगे, फिर दूरी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, अधिकतम हो जाएगी, फिर घटेगी 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 घटेगी, ढक लेगा। तो इन रूपों को कहते हैं न्यू कॉन्फ़िगरेशन या न्यूमैन इसको कहा जाता है। इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर रहता है और ये ऊर्जा का अंतर 12 ग्रसित और सांतरित, एथेन के ग्रसित और सांतरित रूपों की ऊर्जा का अंतर रहता है 12 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसे मरोड़ी ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसे हम और ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस उपकरण को देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये इस तरफ एक दूसरा कार्बन है और दोनों कार्बन एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं। अब इनसे प्रत्येक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यही स्थिति इस कार्बन से है, इस कार्बन से भी जुड़े हैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब इसकी कौन कौन सी संरचनाएं संभव हैं देखिए। ये एक कार्बन का हाइड्रोजन है, ये दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन है और ये एक दूसरे को ढके हुए हैं। ये सब एक दूसरे को ढके हुए हैं। ये कहलाएगा, ये रूप कहलाएगा सांतरित रूप। और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्मों, जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध के, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम रहेगा, ऊर्जा अधिकतम रहेगी और स्थायित्व सबसे कम रहेगा। इसको कहते हैं ग्रसित रूप। अब एक दूसरी स्थिति आ सकती है, देखिए ये ऐसे घूम जाए क्योंकि स्वतंत्र घूर्णन पाया जाता है। तो अब देखिए इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन ये अधिकतम दूरी पर स्थित हैं, ये एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, अधिकतम दूरी पर हैं। आप ये देख सकते हैं इस उपकरण की सहायता से। आप देखिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ अगर नीचे आए तो ये मध्य में आ रहा है और ये हाइड्रोजन दूर दूर हैं। यही स्थिति यहाँ भी है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन देखिए दूर दूर हैं, ये मध्य में आ रहा है। इसको कहेंगे अधिकतम दूरी है, तो इस रूप को कहेंगे सांतरित रूप। और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम रहेगा, ऊर्जा न्यूनतम रहेगी, स्थायित्व अधिक रहेगा। तो इस तरह से आप जान पाए एथेन के ग्रसित और सांतरित रूप। इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।